नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन। 63 में क्या बोला बेटा? ए चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मूथ स्फेयर ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन एल विथ वन end tied to the top of the sphere। तो एक स्फेयर है ना? तो ये इस तरह से मैं एक स्फेयर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक स्फेयर। और इसमें क्या बोला है स्फेयर में कि चेन है कुछ इस तरह से जो कि फिक्स्ड है इसका टॉप से, है ना। यहाँ पे जो है चेन जो है वो क्या है, फिक्स्ड है टॉप पे। एंड इसका जो रेडियस है वो आर है और चेन की लेंथ कुछ है एल। और ये जो एल है वो दिया है कितना, आर से स्मॉलर है। अब देखना ये वाला जो टोटल लेंथ आएगा बेटा, वो टोटल लेंथ आप निकाल सकते हैं ना। पूरा होता है 2 पाई आर, तो टोटल होगा 2 पाई आर का एक चौथाई। तो 2 पाई आर का एक चौथाई का मतलब पाई आर/2। और ये 3.14 होता है। तो ये आर से ज़्यादा ही आएगा, तो ये पूरा आर से ज़्यादा आएगा। तो मतलब आर कहीं ना कहीं पे होगा, मतलब मान लो कि कुछ ना कुछ लेंथ होगा आर, है ना। और अ, तो ये बोला है क्या कि ये जो लेंथ है ना एल जो है वो आर से छोटा है। तो ऑब्वियसली आपको इससे थोड़ा सा कम ही बनाना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। मतलब आप इस तरह से ना समझे कि ये पूरा यहाँ पे लटका हुआ है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बतानी है। और रेफरेंस लेवल कौन सा है, तो सेंटर से जो पास करने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको आपको रेफरेंस लेवल लेना है। रेफरेंस लेवल तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए सिर्फ सेंटर मेंशन कर दिया। तो आपको सेंटर से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अगर ये पॉइंट मास देता तब तो डायरेक्ट लिख देता एमजीएच, बट ये पॉइंट मास तो है नहीं, एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस से चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा सा कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं बेटा। तो एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, थीटा पे जाके एक कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, जिसकी कि लेंथ कुछ है, लेंथ मान लेता हूँ dl एंड मास क्या मान लेता हूँ dm। एंड ये जो dm है वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो वो एंगल मैं मान लेता हूँ, ये जो dm है dl लेंथ से वो d थीटा एंगल बना रही होगी। अच्छा, तो dl की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, dl की वैल्यू आप लिख सकते हो कितना, आर डी थीटा। और अगर कोई आपसे डीएम पूछे तो वो भी आप निकाल सकते हो। डीएम इक्वल टू आप क्या लिखोगे, m/l इंटू डी एल, है ना। यूनिटरी मेथड लगाओगे, एल लेंथ में m मास, तो डी एल लेंथ में m/l इंटू डी एल, इस तरह से यूनिटरी मेथड लगाओगे। एंड डी एल की वैल्यू रख दो। तो डी एम की वैल्यू आ गया आपका कितना, m/l आर डी थीटा। तो ये सब पहले निकाल के रख लेता हूँ मैं, ताकि आगे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट वैल्यू रख पाऊँगा। अब सोचो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो बेटा आप, है ना। किसकी पोटेंशियल एनर्जी सर, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। तो अब मैं सिर्फ छोटा सा एलिमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये डीएम मास का एलिमेंट है। और कितना एंगल पे लिया था बेटा आपने, तो यहाँ से वर्टिकल से ये थीटा एंगल पे लिया था आपने। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब लिखना है। रेफरेंस लेवल आपका दिया है। अगर ये हाइट आपको पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो mgh। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट mgh होता है। तो सोचिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत छोटी होगी, डी यू का मतलब बहुत ही छोटा पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड दैट डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास एम जी इंटू एच। ठीक है, तो अगर पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू करोगे। एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की वैल्यू आप निकाल चुके हो, m/l आर डी थीटा। ठीक है, इंटू जी इंटू एच की वैल्यू आपको निकालना होगा बेटा। एच आप बहुत पहले से निकालते आ रहे हो यहाँ पे, है ना, बहुत बार निकाल चुके हो। ये आर होगा तो ये आर साइन थीटा, तो ये कितना होगा, आर कॉस थीटा। और इसी को आप क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में, एच ही बोल रहे हो इसी को, है ना, यही एच है रेफरेंस लेवल से। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आर कॉस थीटा रख लोगे और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे बेटा आप,
तो देखो पूरा आपको कवर करना है, तो पहला एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना, और थीटा आपने वर्टिकल से ही लिया था, तो थीटा की वैल्यू 0 लेना होगा, और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, तो लास्ट एलिमेंट ये कुछ है फाई, है ना, तो फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल आर्क लेंथ, टोटल आर्क लेंथ तो पता है एल एंड रेडियस इज आर, तो फाई की वैल्यू इतना रख लोगे, तो इसका मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं? 0 से फाई तक, तो पूरा एलिमेंट कवर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई वो आ गई कितनी? एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, सबको कांस्टेंट को बाहर कर लिया, कॉस का इंटीग्रेशन बेटा प्लस साइन ही होता है ना, डिफ्रेंसिएशन में माइनस होता है, इंटीग्रेशन में प्लस होता है, एंड 0 से फाइव की वैल्यू तो एल बाई आर पहले ही आपको पता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बेटा वो कितना आ जाएगी? एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन एल बाई आर, साइन 0 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, एम आर स्क्वायर बाई एल साइन एल बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि सपोज द चेन इज रिलीज, ठीक है, पहले फिक्स था अब रिलीज कर दिया गया, एंड स्लाइड ऑन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। ऑब्वियसली जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा? जब रिलीज करेंगे आपको काइनेटिक, जब रिलीज करोगे बेटा यहाँ से तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाने वाला कोई एजेंट है नहीं, है ना, फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ स्मूथ दे दिया है सरफेस वगैरह, तो फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो बोला कि कब बताना आपको काइनेटिक एनर्जी? जब ये थीटा एंगल से नीचे स्लाइड कर जाए, तो ठीक है। तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे अभी इस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल लिया, फाइनली जब ये थीटा एंगल से नीचे आ जाता है बेटा तो उस समय का भी पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लो, है ना, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता चल जाए इसका मतलब ये हुआ, देखो जब ये पूरा सेगमेंट जो है मतलब इसका हर एक पार्ट कितना से मूव कर जाए? थीटा से, ये वाला भी पार्ट थीटा से, लास्ट वाला भी पार्ट थीटा से, तो पहले तो फाइव था यार, तो लास्ट वाला पार्ट कितना मूव करेगा? फाइव प्लस थीटा, तो हर एक पार्ट इतना से मूव कर जाए, तब आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों बतानी? क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल पाओगे। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या करोगे बेटा कि डिक्रीज हुआ जितना भी, डिक्रीज इन जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, है ना, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया होगा नीचे आने से वो टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया होगा। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे, कितना से इंक्रीज करेगा? फाइनल के माइनस इनिशियल तो जुड़ा है, एंड डिक्रीज कितना से करेगा? तो इनिशियली जितना था कुछ ना कुछ माइनस यू फाइनल कुछ ना कुछ होगा, एंड दैट इज इक्वल टू डी। आप इसको न्यूमेरिकली भी चेक कर लो, मतलब साइन वाइज चेक कर लो। काइनेटिक एनर्जी तो बेटा ये तो पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी में हमेशा ध्यान रखिएगा ऑलवेज पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर मास तो पॉजिटिव लेते हैं ना, और वी का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव आ सकता है बट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ तो ये तो गायब भी हो गया, तो ये तो पॉजिटिव है, तो राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, कुछ नीचे आ गया तो ऑब्वियसली कम होगा, एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी ये पॉजिटिव आ पाएगा, ठीक है। तो देखो आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी निकाल चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में, और अभी इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और दोनों को डिफरेंस कर लो तो वही आपका रिजल्ट होगा। तो देखो करना कुछ नहीं, फिर से वही करोगे आप, यहाँ पे अल्फा पे जाके डी अल्फा एक सेगमेंट लोगे। मैं अल्फा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, इसके पहले मैंने थीटा लिया था, तो जो थीटा लिया था वहाँ पे यहाँ पे मैं अल्फा लेके कर सकता हूँ। तो फिर से वही सारा रिपीट करोगे, बस लिमिट चेंज हो जाएगा बेटा। यहाँ पे पहले लिमिट कितना था, तो पहले सोचो ऊपर जब फिक्स था तो पहला एलिमेंट आपको यहाँ पे मिला एंड लास्ट एलिमेंट आपको फाइव पे मिला। अब आपको पहला एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, तो थीटा पे मिलेगा, ठीक है। फाइनली इतना स्लाइड कर गया तब पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी, एंड लास्ट एलिमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, थीटा प्लस फाइव पे। तो लिमिट बस चेंज कर लो यहाँ पे और बाकी आपको सारा कुछ सेम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं इनिशियल कर रहा हूँ, फाइनल जो आ जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, लिमिट देख लो। मैं अब थीटा से क्या कर रहा हूँ,
थीटा प्लस एल बाई आर, है ना। तो लिमिट डायरेक्ट रख देता हूँ, एक तो ऊपर वाला लिमिट आ जाएगा थीटा प्लस एल बाई आर, एंड फार्मूला में माइनस लगेगा इंटीग्रेशन का, लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट ये थीटा हो गया, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया फाइनल। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, क्या करोगे आप, इनिशियल माइनस फाइनल वही आएगी काइनेटिक एनर्जी जो भी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों को माइनस कर देता हूँ मैं, दिस माइनस दिस कर देता हूँ, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फाइनल, दैट इज इक्वल टू, एक तो देख एम आर स्क्वायर जी बाई एल कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करना है, तो साइन एल बाई आर, और ये देख माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक साथ लिख देता हूँ प्लस वाला एलिमेंट, इसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस साइन थीटा प्लस एल बाई आर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट, एम आर स्क्वायर जी बाई एल साइन एल बाई आर साइन थीटा, साइन एल बाई आर साइन थीटा माइनस इतना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा, अच्छा ये पूरा सिचुएशन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट से भी कर सकते हैं ना। आर्क लेंथ का सेंटर ऑफ मास आपको पता है ना, आर साइन थीटा वाई थीटा पे, अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है तो मतलब पूरा टू थीटा है, तो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होता है वो कितना होता है, आर साइन थीटा बाई थीटा। इससे करके भी आप कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, तो मैं उससे नहीं कर रहा, है ना। इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस से ज़्यादा आसान है यहाँ पे, है ना, बशर्ते कि सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट से यहाँ पे जो करोगे आप। नेक्स्ट है आपका क्या, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको बताना है ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ऑब्वियसली बेटा सोचो, आप जब चेन स्टार्ट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो सोचो चेन का हर एक पार्ट के बारे में सोचो, हर एक पार्ट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, है ना। तो ऑब्वियसली सर सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, तो तुम हर एक पार्ट वाइज सोचो, हर एक पार्ट के बारे में सोचो, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, तो एक तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई चाहिए, और दूसरा उसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है ना, तो स्पीड कौन बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल वाला पार्ट बढ़ाता है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेन पे नेट फोर्स तो लग रहा होगा, है ना। तो उस नेट फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है, नेट फोर्स नहीं बतानी है आपको, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आप कैसे करोगे बेटा, यहाँ पे फिर से तो ये जो सेगमेंट है वो तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो फिर से आप क्या करोगे, सेम फंडा अप्लाई करोगे, थीटा पे जाके, है ना, डी थीटा का थीटा पे जाके कोई सेगमेंट कंसिडर किया जिसकी की लेंथ कितनी है, फिर से डी एल लेंथ है, और ये जो डी एल लेंथ है सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, मान लिया फिर से डी थीटा, और डी एम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना आया था बेटा, एम बाई एल इंटू डी एल, डी एल की जगह पे कितना हो गया, आर डी थीटा, है ना। तो फिर से यहाँ पे अगर कोई एक सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ जो कि सेलेक्ट किया था, है ना, तो यहाँ पे कौन सा सेगमेंट है, थीटा एंगल पे जो मैंने एक सेगमेंट कंसिडर किया है, उस सेगमेंट पे अगर नेट फोर्स पता कर लूँ मैं और उसको इंटीग्रेट कर लूँ, तो पूरा निकल जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन है बशर्ते कि, है ना। तो यहाँ पे तो आप देखो, अगर ये थीटा एंगल पे जो आपने कंसिडर किया था, तो एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा बेटा इस पे, डी एम जी, ठीक है, और ये वर्टिकल से एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो एक तो इधर की ओर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इसका एक कंपोनेंट, और टेंजेंशियल वाला इसकी स्पीड चेंज करेगा। टेंजेंशियल में क्या हो जाएगा बेटा, डी एम इंटू एम जी साइन थीटा होता है ना, तो एम जी साइन थीटा लिख दिए, और इस पे कौन से फोर्स लग रहे होंगे, और इस पे एक तो बेटा देख चेन से कनेक्टेड है ना, तो इसके चारों तरफ घूमो, तो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा यार, है ना, मतलब सारे फोर्सेस अगर आप दिखाओ तो एक तो इधर की तरफ चेन का पार्ट खींच रहा होगा मान लो टी डैश से, फिर इसका नीचे वाला पार्ट भी कुछ खींच रहा होगा मान लो टी डबल डैश से, तो इस तरह से भी इस पे इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे, बट ये इंटरनल फोर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये अभी तो ये इसके लिए तो एक्सटर्नल है ना, इसके लिए तो पॉइंट मास के लिए तो एक्सटर्नल है, मगर अगर आप इसको लोगे भी तो ओवरऑल तो आपको इंटीग्रेशन ही करना है, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो ये इंटरनल में आ जाएगा, है ना, तो इंटरनल में आ जाएगा तो उसका इफेक्ट खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भले ये इस पे नेट टी डैश लग रहा होगा, बट ओवरऑल में अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा उसको तो ज़ीरो आ जाएगा, तो सिर्फ इफेक्ट किसका दिखेगा मुझे, एम जी का ही इफेक्ट दिखेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एम जी को लेकर करने वाला हूँ, तो इस छोटे से एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा, डी एम इंटू जी इंटू साइन थीटा, है ना, हालांकि और भी लग रहा होगा, अगर टोटल फोर्स अगर निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा, और
नेट फोर्स जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आप रख लो, एम की वैल्यू क्या लिखोगे, एम बाई एल इंटू डी एल, डी एल की जगह पे आर डी थीटा जी साइन थीटा, और इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे आप, पूरा सेगमेंट का, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख लो, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन व्हेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, जब ये स्टार्ट किया था स्लाइडिंग डाउन, है ना। तो जब ये स्टार्ट किया था, तो मैं मान लेता हूँ फिर से, अगर आप पूरा सेगमेंट कंसिडर करोगे, तो जब ये स्टार्ट किया था तो एक तो ज़ीरो हो गया, एंड दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि जब ये स्टार्ट किया था तो टॉप से आप एक तो ये वाला लोगे और एक यहाँ वाला लोगे, है ना, 5, तब ये पूरा कवर हो जाएगा एलिमेंट। तो जो नेट फोर्स इस पर लगेगा एम जी के कारण, दैट इज इक्वल टू एम आर बाई एल जी, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और लिमिट आप रखोगे कितना, 0 से 5, फाई की वैल्यू आपको पता है एल बाई आर, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम आर जी बाई एल कॉस फाई, ये प्लस कर लेता हूँ मैं, कॉस 0 हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाई, कॉस फाई की जगह पे क्या आ जाएगा एल बाई आर, मतलब इंटरचेंज कर दिया इसको लिमिट रख के और माइनस को हटा दिया। और तो एक्सेलरेशन आपको कितने आ जाएगा बेटा, मास हटा दो, मास से डिवाइड कर दो सिंपली टोटल मास से, क्योंकि नेट फोर्स तो पता चल ही गया, तो कॉस एल बाई आर, तो ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आया है आर जी बाई एल 1 माइनस कॉस, हाँ तो ये सही आया रिजल्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। आपको हिंट में दे देता हूँ इंटरनल फोर्सेस के चलते कैसे आएगा वर्क डन, आप इस तरह से भी कर सकते हो, हर एक पार्ट को, इसको आप क्या कर लो, कट कर लो पूरे को, है ना, पूरे को कट कर लो, और इसको आप इस तरह से एनालाइज करो कि ये पूरा चेन है या पूरा रॉड है बेटा, इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करो, ये डी एम मान लो, ये लेंथ डी एल है ना, मास डी एम है, डी एक्स लेंथ मान लो ये, ठीक है, टोटल लेंथ मान लो कितना एल, इस छोटे से एलिमेंट पे आप फोर्स निकालो, पहले कितना लगेगा फोर्स डीएम पे, डीएम पे बेटा एक तो चेन का ये वाला हिस्सा खींच रहा होगा इसको T1 से, पीछे वाला हिस्सा भी इसको खींच रहा होगा पीछे की तरफ T2 से, तो नेट में मान लेता हूँ कि नेट इस पे इधर की तरफ लग रहा है। अभी देखो यहाँ पे mg का कोई रोल नहीं है ना, यहाँ पे dt ही सिर्फ इसको खींच रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, टोटल फोर्स चेन पे निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेट करोगे ना, तो क्या लिखोगे कि नेट फोर्स, अभी तो इस छोटे से एलिमेंट पे नेट फोर्स यही लग रहा है dt, और तो कोई लग रहा नहीं, पहले कितना लग रहा था, ये 3-4 फोर्स लग रहे थे, अभी तो इस पे यही, क्योंकि mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड है सर अभी ये वाले सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, मास m इंटू एक्सेलरेशन a, है ना। तो dt को इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो देखो इंटीग्रेशन में आप कहाँ रखोगे, पहला एलिमेंट यहाँ से लोगे ना, तो dt में इंटीग्रेट करोगे तो इधर वाला खींचने वाला कोई है ही नहीं, तो अगर यहाँ पे लेते तो कुछ ना कुछ था खींचने वाला, तो इधर वाला कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लोगे आप, 0 लोगे, और जब यहाँ पे ले आओगे तो इसके आगे भी कोई खींचने वाला नहीं है, सिर्फ यही है एफ है, तो यहाँ पे आप टोटल क्या लगाओगे, एफ लगाओगे, तो देख लो बीच वाला टोटल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे टोटल dt का टोटल अगर आप करोगे तो ये एफ ही आएगा, मतलब एफ क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ही है, और यहाँ पे जब आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, चूंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आने वाला है, फोर्स अगर कांस्टेंट लेंगे तो ये सिंपली एम ए आ गया, और आप ऐसे ही वेरीफाई करोगे तो एम ए ही आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो इंटरनल फोर्सेस के चलते टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 के साथ, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है।